में, सॉरी याद कर लेते हैं। देखिए, राम फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन जापान ऑन 1/12/2019, 1 दिसंबर 2019। he can file a conventional application in India up to, ऑप्शन वन है 1/1/2020, ऑप्शन बी है 1/12/2022, ऑप्शन सी है 1/12/2020 एंड ऑप्शन डी है 1/12/2021। अप टू कब तक फाइल कर सकता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1/12/2021। ऑप्शन डी करुणा ने बताया है। कोई और बताएगा आंसर? सी 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 प्रिया मैडम ने बताया है। जो बोल नहीं सकते वो अपना आंसर चैट में भेज सकते हैं। गलत होना अच्छी बात होती है, समझ में आएगा। सही होना तो समझ में आ ही गया है। अरविंद ने बताया है 30/11/2020, एक नया ऑप्शन आया है 30/11/2020। चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो बोलने के हिसाब से सबसे बढ़िया ऑप्शन अरविंद का था, है ना, 12 महीने। लेकिन पेटेंट की टाइमलाइन में क्या होता है? वो डेट टू डेट होता है। क्या होता है? डेट टू डेट होता है। यानी 1/12/2019 से जो 12 मंथ होगा, वो जो कैलेंडर है उसके हिसाब से 30/11/2020 होना चाहिए था। लेकिन पेटेंट में जब बात करते हैं तो डेट टू डेट बात करनी है, तो 1/12/2020 तक जाएगा। यस सर, ये कंफ्यूजन हो गया था। मुझे लगा ऊपर ये डेट जो आप दिए हैं तो 2020 है। ओके सॉरी, लेकिन मैंने सही बताया था सर। चलो ठीक है। तो अब सबको क्लियर हो गया कि क्या देखना है इसमें? डेट टू डेट देखना है। ठीक है, 1 महीने का अगर कहीं टाइम मिलेगा, अगर 1 तारीख को हुआ है तो अगले महीने की 1 तारीख तक का टाइम मिलेगा आपको। अभी आगे बढ़ेंगे इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर ये पब्लिक हॉलीडे हो जाए या ऑफिस का क्लोजिंग कोई भी संडे हो जाए, सैटरडे हो जाए, तो उसका जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वहां तक डेट आपको मिलेगा। अगर ये 1 तारीख आपका सैटरडे हो जाए या संडे हो जाए, तो अगर ये संडे होगा तो 2 तारीख तक आपको टाइम मिलेगा, अगर ये सैटरडे होगा तो 3 तारीख तक आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन जनरल प्रैक्टिस क्या हम याद रखेंगे? डेट टू डेट। ठीक है, एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। ये बात सबको क्लियर होगी? इस बात को नोट कर लो कि पेटेंट ऑफिस में जो भी टाइमलाइन होगी वो क्या होगी? डेट टू डेट होगी। कैलेंडर वाले महीने से नहीं चलना है अपने को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? सी। तो अगर कोई कन्वेंशनल एप्लीकेशन है, यानी किसी कन्वेंशनल कंट्री में किसी ने एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है और वो इंडिया में फाइल करने आता है, तो कब तक आ जाए? अगर वो 12 महीने तक आ जाए, ठीक है, 12 महीने के अंदर कभी भी आ सकता है, अप टू 12 मंथ है, यानी 12 महीने तक आ जाए अगर वो, तो उसकी जो प्रायोरिटी डेट है उसको इंडिया एक्नॉलेज करेगी। ठीक है, अच्छा, प्रायोरिटी डेट कंफर्म हो गया। तो प्रायर आर्ट भी हमने डिस्कस किया था। क्या कहा था हमने? प्रायर आर्ट, ये क्या था? ऑल लिटरेचर एंड नॉलेज, है ना, ऑल लिटरेचर
and knowledge available before the filing date or priority date, which ever is earlier, ठीक है। वो सारे नॉलेज, वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपका एप्लीकेशन फाइल होने से पहले पता है, पब्लिश है, पब्लिक डोमेन में है, ठीक है, वो सब क्या कहलाएंगे? प्रायर आर्ट, ठीक है, क्या कहलाएंगे? प्रायर आर्ट। एक टर्म और डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो कहा था स्किल्ड पर्सन इन आर्ट, है ना। इसका मतलब हो गया कि इमेजिनरी पर्सन, द इमेजिनरी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रायर आर्ट्स, ठीक है। वो आदमी, ये इमेजिनरी है, इसका कोई नाम नहीं होगा, ठीक है। इमेजिनरी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रायर आर्ट्स, इसको क्या बोलेंगे हम? स्किल्ड पर्सन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टर्म है, ये याद रहेंगे तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। नोट कर लिया? अपना नोटबुक जरूर रखो, लिखो, नोट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट कर लिया? एक बात और डिस्कस किया था हम लोगों ने, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। इंटरनेशनल एप्लीकेशन, है ना। इंटरनेशनल एप्लीकेशन का मतलब था पीसीटी एप्लीकेशन। क्या था? पीसीटी एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी टाइमलाइन क्या थी? इसकी 30 महीने। टाइमलाइन थी 30 महीने सर। इसकी टाइमलाइन थी 30 मंथ ऑल ओवर वर्ल्ड, और इंडिया के केस में कितना था? 31 मंथ 31 इन इंडिया, ठीक है। अदर कंट्रीज 30 मंथ्स, ठीक है। सपोज राम is filing and Ram is filing a PCT application in Europe on 1/12/2019, ठीक है। Now he can file national phase application in India up to 1/12/2021, 1/12/2022,
1 7 2021 डी। 1 6 2021। बताओ कौन सा डेट होगा सही? 1/7/2021। करुणा ने बताया 1/7/2021। कोई और? सॉरी सर, 1/7/2022। नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। यस सर, 2022 होगा। 1/8 या 1/7/2022। 1/6/2022। बहुत बढ़िया। तो हमने कब फाइल किया था? 1 अच्छा, ओके ओके ओके। सी सी सी। एक्चुअली 31 मंथ है ना। सी सी। ठीक है। जब भी कोई डाउट हो तो क्या करना चाहिए अपने को? इसको ऐसे रख लिखना चाहिए, है ना? ठीक है, लेकिन ये भी तो नहीं है। देख लेते हैं। 1/12/2019 है ना? इसमें 12 महीने ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/12/2020 हो जाएगा। हो जाएगा। इसमें 12 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/12/2021 हो जाएगा। हमें टोटल 31 मंथ ऐड करने हैं, तो 12 दूना 24 हो गया। इसमें 7 महीने और ऐड करना है अपने को, है ना? ठीक है, क्या करना है? 7 महीने और ऐड करना है अपने को। देखो क्या था ये लास्ट, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई और कोई ऑप्शन नहीं मिला, किसी को सही नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि किसी ने इसको इस तरीके से ऐड नहीं किया है। ठीक है, किसी ने 1/7/2022 लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो क्या करना है, ये 1/12 है ना? और जब 7 महीने ऐड करोगे तो जनवरी में जब आओगे आप तो 1 महीना पूरा हो चुका होगा, है ना? जो कंफ्यूजन का कारण है वो सिर्फ यही बना है कि जब जनवरी में पहुंचोगे तो 1 महीना पूरा हो चुका होगा, है ना? तो जनवरी में आते 1 महीना हो गया, फरवरी में 2, मार्च में 3, है ना? अप्रैल में 4, मई में 5, है ना? जून में 6 और जुलाई में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास इसमें कोई भी सही ऑप्शन है कि नहीं है? नहीं है, ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 22। 1/7/2022। 1/7/2022 अरविंद ने लिखा हुआ है ना? ठीक है, तो हम ऑप्शन सी को 21 की बजाय 22 कर दो, सही हो जाएगा। ठीक, सबको ये बात समझ में आ गई? तो करुणा ने सबसे पहले सही बताया फिर कंफ्यूज हुई। तो ठीक है, कंफ्यूजन जितना होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, क्लियरिटी आएगी। हाँ। अब क्लियर हो गया कि कितना जाना है अपने को? 31 मंथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 31 मंथ पे जाना, उससे पहले भी आ सकते हो। ठीक है, उससे पहले भी आ सकते हो। एग्जाम में कई बार बहुत सावधानी पूर्वक देखना पड़ेगा कि ये 1/7/2022 के बाद भी आपको 2-3 दिन मिल सकता है, बशर्ते उस दिन क्या हो? संडे हो, सैटरडे हो या पब्लिक हॉलीडे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आया था नेशनल फेज एप्लीकेशन, है ना? तो अपने यहाँ बेसिकली 3 तरीके के एप्लीकेशन होंगे। अभी आगे इसके और पार्ट बनेंगे, तो ये मत मैं बोलना कि 3 ही बताया था। अभी क्या क्या होंगे? ऑर्डिनरी एप्लीकेशन होंगे, कन्वेंशनल एप्लीकेशन होंगे और कौन से होंगे? पीसीटी एप्लीकेशन होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, कन्वेंशनल एप्लीकेशन, पीसीटी एप्लीकेशन। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन जो कि डायरेक्टली
फाइल्ड इन इंडिया, है ना, ठीक है, या फर्स्ट फाइलिंग इन इंडिया, फर्स्ट फाइलिंग इन इंडिया। जैसे अगर हमारे पास कोई इन्वेंशन है और हम इंडिया में जाकर के फाइल करते हैं, हम इंडियन है तो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन। कन्वेंशनल एप्लीकेशन कौन सा होगा, जो कन्वेंशनल फाइल्ड विद priority from a convention country। अब पीसीटी एप्लीकेशन कौन से होंगे, एप्लीकेशन फाइल्ड थ्रू पीसीटी रूट। इसको पीसीटी रूट को आगे डिटेल में बहुत डिस्कस करना पड़ेगा अपने को, तो अभी खाली जानेंगे इसको हम, ठीक है। तो अभी अपने पास कितने तरीके के एप्लीकेशन हो गए पेटेंट के, 3 तरीके के, ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल एंड पीसीटी एप्लीकेशन। इन्हीं पीसीटी एप्लीकेशन को हम नेशनल फेज एप्लीकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशनल फेज एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पीसीटी याद रखेंगे, 3 तरीके के एप्लीकेशन अपने पास हो गए। आगे जो कुछ पार्ट बनेंगे वो इन्हीं के सब पार्ट बनेंगे, तो आगे देखेंगे हम लोग। चलिए अब लौट करके अपने सेक्शन पे आते हैं, एक्ट पे आते हैं। तो आज मैं उम्मीद करूं कि सबने एक बार कम से कम पेटेंट एक्ट देख लिया होगा। यस। बहुत बढ़िया। हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी देखिए बुक। ठीक है। तो अब कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, कौन कौन से सेक्शन पढ़ लिए थे। कल हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर था, है ना, प्रिलिमिनरी चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने सेक्शन 1 पढ़ा था। सेक्शन 1 में हमने देखा था कि बताया गया था कि एक्ट का टाइटल क्या होगा, इसका एक्सटेंट क्या होगा और इसका कवरेज क्या होगा, है ना, एक्सटेंट क्या होगा और इसका कमेंसमेंट क्या होगा, ठीक है, ये कब से होगा। पेटेंट एक्ट नाम था इसका, पूरे इंडिया पे लागू होगा। और कब से होता है कमेंसमेंट, जब भी जिस दिन भी ये गजेट में नोटिफाई हो जाए यानी पब्लिश हो जाए। सेक्शन 2 हम पढ़ रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पेटेंट एक्ट का कौन सा था, सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसमें डिफिनीशन दी हुई है, उनका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। इसी डिफिनीशन को पूरे एक्ट में यूज किया जाएगा, है ना। इसमें कुछ वर्ड पढ़े थे, अपीलेट बोर्ड, तो बताया था कि अपीलेट बोर्ड अब खत्म हो गया है, सीधा ही कोर्ट जाना पड़ेगा अपील के लिए। दूसरा पढ़ा था एसाइनी, एसाइनी का मतलब जो भी उसका लीगल हायर हो, जिसको भी राइट ट्रांसफर किया गया हो, जिसके पास पेटेंट का राइट एट प्रेजेंट हो, वो उसका एसाइनी कहा जाएगा, ठीक है। बुडापेस्ट ट्रीटी हमने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे, आज इसके बारे में एक लाइन जानेंगे कि क्या होता है कि जो कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीजें होती हैं उन सबको एक जगह पे जमा करने का प्रोविजन है, ठीक है। इसी को हम बुडापेस्ट ट्रीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद था कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब कोई भी इन्वेंशन तब कहा जाएगा जब उसको उद्योग में यूज कर पाए, कुछ बनाने के लिए या कुछ बनाए, है ना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कंट्रोलर, तो कंट्रोलर का मतलब था कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, यानी जो भी ऑफिसर ऑफिस में काम करते हैं डिसीजन लेने वाले, वो सब
CGPDTM के बिहाफ पे काम करते हैं। तो कंट्रोलर मतलब क्या है, CG। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कन्वेंशन एप्लीकेशन, तो आज हमने उसकी मीनिंग को जाना है। फिर हमने बोला था कन्वेंशन कंट्री, तो आज हमने वो भी समझा कन्वेंशन कंट्री किसको कहेंगे। फिर टर्म था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो जो भी कोर्ट हमारे यहाँ है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर में एस्टेब्लिश है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। जी पार्ट हटा दिया गया था, एच पार्ट में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की बात थी, वो हमने कहा था कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आएंगे। फिर था हाई कोर्ट, सबको पता है। इसके बाद था इंटरनेशनल एप्लीकेशन, आज थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, पीसीटी के बारे में, और उसके टाइमलाइन को देखा है थोड़ा सा। इसके बाद में सेक्शन 21JA हमने डिस्कस किया था, और सेक्शन 21JA में क्या आया था टर्म, इन्वेंटिव स्टेप आया था। इन्वेंटिव स्टेप आया था, है ना, 21J, है ना। JA में क्या आया था, इन्वेंटिव स्टेप आया था। ठीक है, और इससे पहले 21J में क्या आया था, इन्वेंशन आया था। तो उसको पहले लिख लें, ऊपर हटा के लिख लेते हैं इसको भी। 21J एंड 21JA सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में से है। 21J इसमें क्या आया था, इन्वेंशन। तो इन्वेंशन क्या होगा, कोई भी नया प्रोडक्ट या प्रोसेस। इन्वेंशन क्या होगा, कोई भी नया प्रोडक्ट या प्रोसेस। ठीक है, 21J में क्या था, इन्वेंशन। इन्वेंशन का मीनिंग क्या था, कल लिखाया था कि मीन्स ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इन्वेंशन में क्या क्या इन्वेंशन होते हैं, इन्वेंशन होता है न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, सिर्फ यही इन्वेंशन है अपने सेंस में। कब, जब ये न्यू हो, क्या हो, न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस हैविंग टू मोर फीचर। टू मोर फीचर कौन कौन सा, IS इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, ISCAI। ठीक है, क्या होना चाहिए इसमें, इन्वेंशन किसको कहेंगे, जो कि नया हो। नया क्या हो, प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो, और क्या हो उसके साथ में, इन्वेंटिव स्टेप हो, और क्या हो, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, CIA, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है ना। ठीक है, अब इसमें जब IS आया था, इन्वेंटिव स्टेप आया था, तो उसको हमने फिर फर्दर सेक्शन में डिफाइन किया, कहां पे, 21JA में। इन्वेंटिव स्टेप डिफाइन किया था, तो हमने बताया था कि इसमें 3 बातें थी। इन्वेंटिव स्टेप में 3 बातें थी। कौन कौन सी बात थी, टेक्निकल एडवांसमेंट, TA हो, टेक्निकल एडवांसमेंट हो, या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, ES हो। TA हो या ES हो, और बोथ हो। ठीक है, एंड नॉन ऑब्वियस हो, क्या हो, एंड नॉन ऑब्वियस हो। ठीक है, एंड नॉन ऑब्वियस हो। ठीक है, इन्वेंटिव स्टेप जब पूछा जाएगा, तो इन्वेंटिव स्टेप कोई चीज कब क्वालिफाई करेगा, जब उसके पास कंडीशन 1 और कंडीशन 2 फुलफिल हो। कंडीशन 1 में आपके पास में है टेक्निकल एडवांसमेंट हो, या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, या दोनों हो। ठीक है, मतलब 1 में कम से कम एक क्राइटेरिया आपकी फुलफिल होनी चाहिए। टेक्निकल एडवांसमेंट किसके ऊपर, प्रायर आर्ट के ऊपर। ठीक है, टेक्निकल एडवांसमेंट किसके ऊपर होना चाहिए था,
प्रायर आर्ट के ऊपर। प्रायर आर्ट क्या था? फाइलिंग डेट से पहले जो भी नॉलेज, जो भी पब्लिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी लिटरेचर अवेलेबल है, वो सब क्या होता है? प्रायर आर्ट। तो इन्वेंशन सबको समझ में आ गया। इन्वेंशन पेटेंट एक्ट की नजर में क्या होगा? कोई बताएगा मुझे, रिपीट करेगा? व्हाट इज इन्वेंशन? व्हाट इज इन्वेंशन? डरना नहीं, सब लिखा सामने। ए न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस, है ना? ए न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस, ठीक है? ए न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस, ठीक है? न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस, ठीक है? हैविंग इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है? बात समझ में आ गई? सब बता सकते हो? हिंदी में बता सकते हो, अंग्रेजी में बता सकते हो, उर्दू में जिस भाषा में बता दो, बोलो। इन्वेंशन वो है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है या फिर नई कोई प्रोसेस होती है। हाँ, और उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स शामिल होते हैं और जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है। हाँ, इंडस्ट्रियल यूज में है, बहुत बढ़िया, ठीक है? तो कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस क्या है? इन्वेंशन। जैसे मैं एक नया पेन बना लूं, नया मोबाइल बना लूं, नया लैपटॉप बना लूं, है ना? कोई नई दवाई बना लूं, तो वो सब क्या है? इन्वेंशन। या कोई पुरानी दवाई उसको बनाने की नया मेथड डेवलप कर लूं, वो सब क्या है? इन्वेंशन है, ठीक है? बशर्ते वो आईएस और सीआईए को फुलफिल करे, ठीक है? ठीक है, आईएस और सीआईए, ठीक है? इन टर्म्स को याद रखेंगे तो बार बार लिखेंगे 2-3 बार तो अपने आप ही याद हो जाएगा। इन्हीं टर्म के अराउंड पूरा पेटेंट एक्ट आपका घूमने वाला है, ठीक है? ठीक है, तो इन्वेंशन वो हुआ जो कि नया हो। नया पहला कंडीशन है, नया होना चाहिए, ठीक है? और नया होने के बाद में एडिशनल कंडीशन क्या है? आईएस-सीआईए हो, ठीक है? फिर क्वेश्चन उठेगा आईएस क्या है? तो आईएस क्या होगा कि जो भी अवेलेबल नॉलेज है उस पे या तो टेक्निकल एडवांसमेंट हो या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, जो भी आपने काम किया उसकी वजह से, या दोनों हो सकता है। ये कंडीशन 1 हो गई। और वो एक ऑर्डनरी पर्सन के लिए या स्किल्ड पर्सन के लिए ऑब्वियस ना हो। ऑब्वियस का मतलब ये होता है कि आपको 3 बातें 4 बातें कोई बता दे कहीं पे, उस बातों को जोड़ जोड़ करके आप एक नया काम कर लो, ठीक है? ठीक है, नई बातों को जोड़ जोड़ के नया काम कर लो, ठीक है? इन जुगाड़ करके कोई चीज बना लो। एक सिंपल वर्ड में कहें कि कोई जुगाड़ करके कोई काम कर ले, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनको चीजों को यूज करके, उसको हम बोलेंगे ऑब्वियस, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। तो ये अपने पास कुल मिला जुला करके आईएस है, सीआईए है, टीए है, ईएस है एंड एनओ है ना? तो अगर ये वर्ड अपने को क्लियर है, ठीक है? न्यू पीपी, न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस हैविंग आईएस एंड सीए, हैविंग आईएस एंड सीए, ये इन्वेंशन को डिफाइन करेंगे। इन्वेंशन में जाएंगे तो जब आईएस को डिफाइन करना पड़ेगा तो TARES मिलेगा अपने को, आर बॉथ मिलेगा अपने को, है ना? एंड NO मिलेगा। तो अगर ये इतनी बातें कहीं पे लिख करके, पेज में लिख के अपने घर में चिपका लो, दीवार पे चिपका लो, तो ये याद रहे बार बार, ठीक है? ए न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस, ठीक है? ए न्यू प्रोडक्ट आर प्रोसेस involving an inventive step and capable of industrial application is called invention, ठीक है? मैं बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही चीजें समझ में आ जाएंगी तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़े। अब तो सेक्शन 21J एंड 21JA तक अपना काम हो गया है। अब इसके बाद जो भी है चीजें वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे टर्म है, समझने के लिए है, वो एक्ट में लिखे हुए हैं, तो एक बार उनको सिर्फ पढ़ेंगे। जो भी कोई वर्ड आएगा समझाने वाला वो समझाएंगे, फिर आगे बढ़ चलेंगे हम लोग।
तो 21K है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया जो आपकी बात को रखने वाला हो। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं तो वकील आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जिस किसी को भी आपने अपनी बात को रखने के लिए चूज करेंगे या जो आपका लीगल हायर होगा, ठीक है, इन योर एब्सेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है न्यू इन्वेंशन, सेक्शन 21L है। अब देखो 21J में क्या कहा गया था? इन्वेंशन, है ना। 21L में वर्ड आया है न्यू इन्वेंशन। 21L में वर्ड आया है न्यू इन्वेंशन। और इसमें क्या डिफाइन किया गया है? मीन्स एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी which has not been anticipated by publication in any document or used in the country or elsewhere in the world before the date of filing of patent application with complete specification। एक टर्म आया है यहाँ पे कंप्लीट, एक टर्म क्या आया है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है ना, अभी देखेंगे आगे इसको। ठीक है। तो न्यू इन्वेंशन क्या होगा? जिसको जो भी प्रायर आर्ट है उनके बेसिस पे एंटीसिपेट ना किया जा सके। एंटीसिपेशन का मतलब पकड़ना होता है ना। ठीक है। जैसे ये कोई डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट में x के नीचे 2 लिखा था, इसके नीचे 1 लिखा था, यहाँ पे y लिखा था, है ना। अब किसी ने नया इन्वेंशन बनाया, यहाँ पे भी x लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, y लिखा। तो अगर अपने को ये चीज इसमें मिल जाए डायरेक्टली तो हम बोलेंगे ये तो पकड़ गया, यहाँ पे एंटीसिपेट हो गया, है ना। ठीक है। तो एज सच, बिल्कुल जैसा इसमें है एज सच यहाँ पे कहीं पे ना मिले हमको किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीसिपेशन। प्रोवाइडेड डेट क्या है? प्रियोरिटी डेट और फर्स्ट फाइलिंग डेट। और फर्स्ट फाइलिंग डेट की बात जब करेंगे तो बात करेंगे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की। ठीक है। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। कोई भी चीज जो आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से फाइल होने से पहले नोन ना हो, किस फॉर्म में? लिटरेचर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रैक्टिस के फॉर्म में। ठीक है। मतलब ना तो कोई आदमी उसको यूज कर रहा हो आपसे पहले, और ना आपसे पहले किसी ने उसको किसी किताब में, किसी पेपर में, किसी जर्नल में, किसी पेटेंट लिटरेचर में उसका मेंशन किया हो। तो क्या हो जाएगा? वो नया इन्वेंशन होगा। तो क्या हो जाएगा? नया इन्वेंशन हो जाएगा। ये सेक्शन 21L है। कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में कि न्यू इन्वेंशन इज डिफाइंड इन व्हिच सेक्शन। तो किस सेक्शन में है ये? 21L में न्यू इन्वेंशन की डिफिनीशन दी गई है। 21J में किसकी बात की गई है? इन्वेंशन की बात की गई है। 21J में किसकी बात की गई है? इन्वेंटिव स्टेप की बात की गई है। ठीक है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की गई है और नॉन ऑब्वियसनेस की बात की गई है। ठीक है। न्यू इन्वेंशन फर्स्ट टाइम हमें कहा मिला? 21L में मिला है। ठीक है। इसके बाद में 21LA सेक्शन है और उसमें वर्ड लिखा है अपोजिशन बोर्ड। क्या लिखा हुआ है? अपोजिशन बोर्ड। आशुतोष जी जब क्लास लेंगे तो इन चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वो बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, वो पीपीटी बना के लेंगे, तो वहां पे ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। अपोजिशन बोर्ड तो होता क्या है? पेटेंट, अगर हम प्रोसीडिंग को जाने यहाँ पे 1 मिनट के लिए तो ये बातें समझ में आएंगी अपने। कैसे?
सपोज करते हैं अपना आदमी राम है ना, अपना आदमी कौन है, राम है। इसने एक इन्वेंशन डेवलप किया, कौन सा इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन। इसने एक न्यू इन्वेंशन डेवलप किया, है ना। जब न्यू इन्वेंशन डेवलप किया तो ये क्या करेगा, फाइल करेगा। क्या करेगा, फाइल करेगा। क्या, हाँ, पेटेंट फाइल करेगा। क्या किया इसने, पेटेंट फाइल किया। कहाँ पे फाइल किया इसने, पेटेंट ऑफिस में फाइल किया। जब पेटेंट ऑफिस में अपना एप्लीकेशन फाइल कर देगा तो पेटेंट ऑफिस क्या करेगा, इसको पब्लिश करेगा। पब्लिश करेगा, कहाँ पब्लिश करेगा, पेटेंट जर्नल में। कहाँ पे करेगा पब्लिश, पेटेंट जर्नल में, ठीक है। पेटेंट जर्नल में पब्लिश करेगा। अब जब पब्लिश होगा तो इसको कौन देखेगा, पब्लिक देखेगी। कौन देखेगा, पब्लिक देखेगी। जब पब्लिक देखेगी, अब चूंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो जो पब्लिक है इनका रिप्रेजेंटेटिव है ना। पब्लिक ने एक सिस्टम बनाया, एक गवर्नमेंट बनाया हुआ है, यानी जो गवर्नमेंट का बेस है वो बेस में कौन है, पब्लिक, यानी मालिक कौन है, पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक इसको देखेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पब्लिक इसको देखे जब, तो पब्लिक को यह अधिकार दिया कि अगर उसको लगे ये जो नया इन्वेंशन है ये नया नहीं है, ये नोबेल नहीं है, ये इन्वेंटिव नहीं है, ये इन्वेंटिव नहीं है, ये नोबेल नहीं है, ये इन्वेंटिव नहीं है, ये नॉन पेटेंटेबल नहीं है, ये नॉन पेटेंटेबल नहीं है, ठीक है, या ये सपोर्टेड नहीं है, तो क्या करेगा, वो इसके पेटेंट ग्रांट को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अब इस स्टेज पे जो अपोजिशन होगा इसको हम बोलते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्री ग्रांट अपोजिशन। अब सेकेंड केस है, मान लेते हैं कि पब्लिक ने ध्यान नहीं दिया, पब्लिक ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे तो पब्लिकेशन के बाद में क्या होता है, पब्लिकेशन के बाद में एप्लीकेशन आपका जाता है एग्जामिनेशन में। कहा जाता है, एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन में जाएगा तो हम जैसे एग्जामिनर होंगे और हमारे कुछ सीनियर होते हैं कंट्रोलर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डाटाबेस में प्रायर आर्ट को सर्च करेंगे और सर्च करके हम इस चीज को देखेंगे कि ये जो इन्वेंशन है वो वाकई में नया है, वाकई में इन्वेंटिव है, वाकई में इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, वाकई में नॉन ऑब्वियसनेस वाला क्लास फॉलो हो रहा है कि नहीं, वाकई में नॉन पेटेंटेबिलिटी सेक्शन जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर वो सब कुछ ओके हो गया तो क्या ऑफिस करेगा, इसको पेटेंट ग्रांट करेगा। जब पेटेंट ग्रांट हो जाएगा तो ये फिर से पब्लिश होगा। क्या होगा, ग्रांट होने के बाद में फिर से पब्लिश होगा। अब फिर जब पब्लिश होगा तो ये 12 महीने तक के लिए पब्लिक के लिए ओपन होगा कि वो अगले 12 महीने तक फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, जिस दिन पब्लिश हुआ ये, उसके 12 महीने तक अगर किसी आदमी को जो कि इस फील्ड में काम कर रहा है, इस फील्ड में काम कर रहा है, यानी कि पर्सन इंटरेस्टेड, क्या है, इंटरेस्टेड पर्सन है। इंटरेस्टेड पर्सन का मतलब जिस फील्ड का इन्वेंशन, दवाई है तो दवाई के फील्ड में काम करे, जहाज है तो जहाज के फील्ड में काम करे, बंदूक है तो बंदूक के फील्ड में काम करे, मोटर गाड़ी है तो मोटर गाड़ी की फील्ड में काम करने वाला आदमी हो। अगर ऐसे आदमी को, ऐसी कंपनी को ये लगे कि ये गलत ग्रांट हो गया है तो वो भी अपोजिशन फाइल करेगी और इसको हम बोलेंगे
पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। क्या बोलेंगे? पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। तो पब्लिक के पास अपोज करने के दो ऑप्शन है, एक तो पब्लिश होने के बाद में, जब फाइल हुआ पब्लिश हुआ तब, यानी ग्रांट से पहले, और एक ग्रांट के बाद। दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रांट के बाद में सिर्फ 12 महीने का टाइम मिलेगा, प्री ग्रांट में ग्रांट होने से पहले तक, ग्रांट होने से पहले तक प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकता है। प्री ग्रांट अपोजिशन कोई भी आदमी फाइल कर सकता है, लेकिन पोस्ट ग्रांट अपोजिशन सिर्फ वही आदमी फाइल कर पाएगा जिसको, जिस फील्ड का इन्वेंशन है उसको नॉलेज हो। अगर उसको फील्ड का नॉलेज नहीं है तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएगा। तो आज हमने दो नया टर्म सीखा, प्री ग्रांट अपोजिशन एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। तो पेटेंट एप्लीकेशन कैसे अपने यहाँ प्रोसेस होता है? आपने इन्वेंशन किया, आपने एप्लीकेशन फाइल किया, आपने एप्लीकेशन फाइल किया तो उसको ऑफिस पेटेंट जर्नल में पब्लिश करेगी, तो पूरी दुनिया देखेगी, दुनिया को लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो ऑब्जेक्शन उठा सकती है। जब ऑब्जेक्शन उठाएगी वो, तो उसको प्री ग्रांट अपोजिशन बोलेंगे। दूसरा है कि वो एग्जामिन हो जाए, एग्जामिन होने के बाद में ग्रांट हो जाए, ग्रांट होके पब्लिश हो, तो पब्लिश होने के बाद में फिर भी जो लोग उस फील्ड में काम करते हैं वो उसको अपोज कर सकते हैं, और जब वो अपोज करेंगे तो उसको बोलेंगे पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन जब होगा, तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन होने के लिए सबसे पहले बनता है अपोजिशन बोर्ड। क्या बनेगा? अपोजिशन बोर्ड। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, उसमें से सीनियर मोस्ट चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन और 2 मेंबर, यानी ओवरऑल 3 मेंबर होते हैं। ये एक रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी ये ऑब्जेक्शन लाएगा उसके ऑब्जेक्शन को देखेंगे और उस पे बेस्ड एक रिपोर्ट बनाएंगे। ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसको? कंट्रोलर को। ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर को रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो कंट्रोलर अपोजिशन बोर्ड की रिपोर्ट देखेगा, इनके सबमिशन को देखेगा, जिसका पेटेंट था उसके सबमिशन को देखेगा। अगर उसको लगेगा कि सब कुछ सही है तो पेटेंट को मेंटेन रखेगा, अगर उसे लगे गलती से ग्रांट हो गया था तो पेटेंट को रिवोक कर देगा। क्या करेगा वो? रिवोक करेगा। तो इस तरीके से एक पेटेंट एप्लीकेशन का प्रोसीजर ऑफिस में खत्म होता है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा। इन्वेंशन किया, इन्वेंशन करके पेटेंट फाइल किया, पेटेंट फाइल करेगा तो पेटेंट पब्लिश होगा, पेटेंट पब्लिश होगा तो वहां पे प्री ग्रांट अपोजिशन आ सकता है। अगर प्री ग्रांट को छोड़ दे तो दूसरा रूट हमारे पास कहाँ जाना है? एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में जाएगा तो एग्जामिन होगा, एग्जामिनेशन में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, उसकी रिप्लाई आएगी तो फिर वो सेकंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट या अमेंडेड स्टेज एग्जामिनेशन हो जाता है। उसके बाद में वो तो ग्रांट हो जाएगा या रिफ्यूज हो जाएगा। ग्रांट हो जाएगा तो फिर पब्लिश होगा, फिर पब्लिश होगा तो जो लोग उस फील्ड में काम करते हैं उनके पास अपोजिशन का राइट होगा। कब तक? पब्लिश होने के अगले 12 महीने तक। ठीक है, अगर कोई अपोजिशन आएगा तो अपोजिशन बोर्ड बनेगा, अपोजिशन बोर्ड में 3 मेंबर होंगे, वो रिपोर्ट बनाएंगे, अपनी रिपोर्ट कंट्रोलर को सबमिट करेंगे। अब कंट्रोलर उस रिपोर्ट को देखेगा, जो अपना अपोजिशन किया उसके उसके फैक्ट को देखेगा, जिसको पेटेंट मिला उसके फैक्ट को देखेगा, और सब कुछ देख करके फिर वो डिसाइड करेगा कि इस पेटेंट को मेंटेन रखा जाए या इसको रिवोक कर दिया जाए। आगे बढ़े या ज्यादा हो गया? आगे बढ़े, 1 मिनट। हाँ, अच्छा था, बहुत अच्छा बताया।
ठीक है, तो अब इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना? तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप लोग पेटेंट एक्ट ओपन कीजिएगा। अब पेटेंट एक्ट में जब आगे जाएंगे अपोजिशन बोर्ड के, तो उसके आगे आपको टर्म मिलेगा पेटेंट, पेटेंट एजेंट, जो कि बनने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पेटेंटी, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, पेटेंटेड आर्टिकल, तो ये सारे टर्म जो भी 8-10 आगे हैं, इन सबको एक बार आप लोग अपने से पढ़ेंगे तो कल इनको हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आगे के टर्म पढ़ के आएंगे, समझ में नहीं आएगा तो भी पढ़ के आना है और उस टर्म को लेके आना है कौन सा टर्म समझ में नहीं आया है। ठीक है।